हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। सो हम ऐसे पढ़ रहे थे। मैंने काफ़ी थीम्स अभी धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी ये ज़्यादा थीम कंप्लीट नहीं हुई। हमने मेजरली 2 थीम को पढ़ ली हैं। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। अब हम ऐसे मैं रोज़ डेली अब कोशिश करूँगा कि 2 से 4 ऐसे तक लेके आऊँ दिन में, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा थीम्स कवर हो जाए। ठीक है। तो अभी हम पॉवर्टी पे पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पॉवर्टी पे पढ़ लिया था, एक हमने वुमेन पे पढ़ लिया था। हमने थीम कवर कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम लोग थीम कवर कर रहे हैं। मैं प्रॉपर कोई ऐसे आपको नहीं बता रहा हूँ। ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाए, वुमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ जाए, आप उन पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो हमारा हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ भी है, उसके बाद एजुकेशन भी है। मेरे को पता है क्या क्या पढ़ाना है। मैं आपके सारे थीम कवर करूंगा, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आज हम हेल्थ को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम कुछ एक अपना बना लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये आज का बनाते हैं। ये व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय इंडियन इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर। क्या क्या प्रॉब्लम आई, चैलेंजेस जो फेस करे इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, क्या क्या आई और क्या क्या पहले से भी हैं बहुत सारी। तो हम सारा एकदम ब्रॉड कवर करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप इन पॉइंट्स का भरपूर यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये। तो हम इसके स्टार्टिंग कैसे करेंगे? मान के चलिए अभी अभी हमारे पास हेल्थ का आ जाए, तो अब हम लिखेंगे क्या कि हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यही लाइन को आप लिख सकते हैं किसी भी हेल्थ केयर के स्टार्टिंग में कि द हेल्थ केयर सेक्टर, ऐसे करके लिखेंगे। द हेल्थ केयर सेक्टर इज एट द एपी सेंटर। आपने पढ़ा है ना, अगर आपने वो अर्थक्वेक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एपी सेंटर का मतलब पता होगा। अच्छा, चलिए आज का क्वेश्चन ये है कि अर्थक्वेक का एपी सेंटर किसे बोलते हैं। अर्थक्वेक का एपी सेंटर किसे बोलते हैं, आज का क्वेश्चन यही है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द हेल्थ केयर सेक्टर इज एट द एपी सेंटर ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे लिखते हैं ना, अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पेंडेमिक चैलेंज। थोड़ा लगना चाहिए ना कि आप भाई यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं। आप कोई बकवासी इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। एंड द पेंडेमिक इज लाइकली टू कॉस्ट ह्यूज टू हेल्थ सेक्टर। आप ऐसे इसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैंने क्या लिख दिया है। तो हेल्थ केयर सेक्टर है, वो एपी सेंटर है किसका, जो अभी ग्लोबल सेक्टर है। ग्लोबल जो हमारा पेंडेमिक आया है उसको लड़ने के लिए क्या है भाई, अभी जो पेंडेमिक आया है उससे लड़ने के लिए कौन हेल्प करेगा? हमारा हेल्थ सेक्टर ही तो हेल्प करेगा। और ये जो पेंडेमिक है ये लोगों की जेब पे बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर कोई आज की डेट में बीमार पड़ जाता है तो कितना महंगा पड़ता है भाई, प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी में भी आजकल बिना पैसे दिए तो सरकारी में भी काम नहीं होता है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हमने इंडिया के बारे में कुछ बता दिया। फिर हम ये लिख सकते हैं आर इंडिया जस्ट लाइक, हमारा कैसा होना चाहिए। तो आप दूसरे पैराग्राफ में लिखिए कि जैसे न्यूजीलैंड में, जैसे डेनमार्क में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितना भी हेल्थ सेक्टर है वो पब्लिक फंडेड है। पब्लिक फंडेड क्या मतलब होता है? पब्लिक फंडेड मतलब सरकार चलाती है, पूरा पैसा सरकार पे करती है। और जो भी पैसा हेल्थ सेक्टर में खर्च होता है वो इनकम टैक्स के पैसे से होता है। जो पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं के पैसों से होता है। तो आप उनका पैसा वो लोग यूज कर रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। ये पूरा इंट्रोडक्शन है। आप इस इंट्रोडक्शन का यूज किसी भी हेल्थ सेक्टर के, हाँ, हेल्थ सेक्टर के ऐसे या आर्ग्यूमेंट किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है। अभी हमारा ये हो गया क्या हमें इंट्रोडक्शन करना था। अब हम दूसरी हेडिंग पे आते हैं। अच्छा, एक मिनट से मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था तो मेरे से किसी ने पूछा कि सर ये जैसे आप हेडिंग डाल डाल के समझा रहे हो, आप हमें आंसर भी हेडिंग डाल डाल के लिखना है। तो नहीं, आपको आंसर जो है वो हेडिंग डाल डाल के नहीं लिखना है। आपको आंसर जो है पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। ये तो मैं केवल आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर सकूँ। मैं पैराग्राफ में लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा इसलिए। और ये नहीं है कि जितना मैंने समझा वो आपको पूरा ही लिख के आना है ऐसे में। जैसे मैंने अगर कल वोमेन के बारे में आपको पढ़ाया था जितना भी, तो आप ये नहीं है कि उसका सारा डेटा आप अपने ऐसे में यूज करें। जो आपको याद रहे वो यूज करें। मैं तो आपको यहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब इतना मैटर दे रहा हूँ कि आप 1000 वर्ड्स का भी ऐसे लिख सकते हो। तो आपकी अच्छा जो लगे वो लिख सकते हैं। जैसे आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा मैं ब्रॉड कवर करूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ से लीजिएगा, जो अच्छा ना लगे वो छोड़ दीजिएगा यहीं पे। तो अब चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले पहला चैलेंज क्या होगा? पहला चैलेंज होगा हमारा एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या है? आसानी से मिलना, आसानी से हमें हेल्थ की सुविधा मिलना, एसेसिबिलिटी। अब एसेसिबिलिटी में भी क्या क्या हो सकता है? एसेसिबिलिटी में भी अब हम और ब्रॉड में चलते हैं। एसेसिबिलिटी के अंदर एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर।
एसएससी सबसे पहले तो हॉस्पिटल ही चाहिए ना हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। करीबन WHO की रिपोर्ट आई थी, WHO की रिपोर्ट को आप कोट कर सकते हैं कि 1 लाख लोगों पे, 1 लाख पीपल पे मात्र 53 बेड इंडिया में। तो आप इसको कोट कर सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी को बताना हो कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है तो आप इस WHO के डेटा को कोट करिए। दूसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो किसी तरह हम मान लेंगे कि चलो घर पे हम अपना इलाज करा देंगे, तो हेल्थ पर्सनल की भी कमी है, जो भाई डॉक्टर हैं उनकी भी तो कमी है। हेल्थ पर्सनल, ये तो मैंने आपको कल परसों जब मैं आपको न्यूज़पेपर समझा रहा था तो मैंने उसमें भी बताया था, WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया है कि इंडिया में जो 0.86 डॉक्टर अवेलेबल है। मतलब WHO कहता है कि आइडियल कंडीशन में एक डॉक्टर होना चाहिए 1000 लोगों पे, लेकिन इंडिया का केस क्या है, इंडिया का केस क्या है कि एक डॉक्टर जो है वो करीबन 1450 लोगों के ऊपर है। तो ये है आइडियल केस, ये होना चाहिए 1000 पे एक, लेकिन इंडिया की कंडीशन इतनी बुरी है। तो हेल्थ पर्सनल की कमी है, आप इस WHO के डेटा से शो कर सकते हैं। भाई डेटा जो है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, आप अपने मन से डेटा यूज नहीं कर सकते। डेटा एकदम ऐसा होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा उठाइए या किसी रिपोर्ट का डेटा उठाइए, वही माना जाएगा। तीसरा, इनएडुकेट हेल्थ केयर सर्विसेज, हमें ये भी तो नहीं मिल रही हैं, हमें जो सर्विसेज मिलनी चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जो NCD हैं, वो 37% से इंक्रीज होके 61% करीबन हो गए थे। ये इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था, इकोनॉमिक सर्वे 2020 का ही डेटा था कि हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो 37% से बढ़ के 61% हो गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमें हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी मिल ही नहीं रही है। भाई किसी देश में, किसी सिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में आपके डिजीज क्यों बढ़ेंगे? या तो आपको अच्छी सर्विसेज ना मिलनी हो तभी तो बढ़ेंगे। तो आप ये 3 चीजें एसेसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी मतलब कितना अच्छे से आपको सर्विस या डॉक्टर या बेड या हॉस्पिटल मुहैया हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एसेसिबिलिटी। तो ये हमारा पहला टॉपिक, आपको पहले पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चैलेंजेस में हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा? एसेसिबिलिटी। ठीक है, एसेसिबिलिटी में हमने 3 चीज पढ़ ली कि हॉस्पिटलों की कमी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसके बाद हमने कह दी डॉक्टर की कमी है, और फिर हमने कह दी पूरी सर्विसेज की कमी है, हमारे यहाँ तो सर्विसेज ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट, चलो किसी को मिल भी रहा है ये सब चीज तो अफोर्डेबल नहीं है। सबसे दूसरी प्रॉब्लम आती है अफोर्डेबिलिटी। ये कुछ भी हमें अफोर्डेबल नहीं मिलता है। अब अफोर्डेबल में हम लिखना शुरू करेंगे। अफोर्डेबल में पहली प्रॉब्लम क्या है? ये तो मैं आपको कल वाले उसमें भी समझाया था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, हमारी जेब से इतना पैसा खर्च हो जाता है। आज अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, नॉर्मल जो बोला जाता है करीबन 65% इंडिया के केस में अपनी जेब से, मान के चलिए आपका 100 रुपया अगर हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है तो 65 रुपीज आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो इतना ज्यादा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये वाला जो डेटा है मैं लिखते भी जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अपने ऐसे में लिख सकते हैं कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे डेटा या एज पर जो भी डेटा। ये मैं इसलिए डेटा बताता हूँ ताकि आपको प्रूव कर सको आप वो वाली बात। दूसरा, प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से पुअर जो हैं, गरीब लोग हैं, वो इसमें इलाज नहीं ले पाते हैं। तीसरा, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। भाई अगर या तो कि सबने इंश्योरेंस करा लिया हो तो भी इंश्योरेंस वाले पैसा दे देंगे। लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में, मात्र 2.82% ही लोगों के पास इंश्योरेंस है, जबकि ग्लोबली देखा जाए कितना होना चाहिए, ग्लोबली मतलब विदेशों का सब जोड़ के करीबन 3.5%, 3.35% है, लेकिन इंडिया में केवल 2.82% है। आप इतना डेटा मत लिखिएगा, आपके काम का नहीं है एक्सेसिव डेटा भी लिखना। आप बस ये लिख सकते हैं लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है तो सबको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। तो 3 पॉइंट होगा एसेसिबिलिटी के, 3 पॉइंट होगा अफोर्डेबिलिटी के। ठीक है, 2 पॉइंट हमने चैलेंजेस पढ़ लिए। चैलेंजेस पढ़ रहे हैं क्या क्या दिक्कत है हमारे हेल्थ केयर सेक्टर को। चलिए, हमने ये 2 चीज हमने देख ली। अब इसके बाद अगर हमारे पास एसेसिबल भी हो गया डॉक्टर, मतलब हमारे पास अच्छा डॉक्टर भी मिल गया, हॉस्पिटल भी मिल गया, अफोर्डेबल डॉक्टर भी मिल गया, तो तीसरी बात आ जाती है अवेलेबिलिटी। भाई अवेलेबल ही नहीं होता। अवेलेबल नहीं होता, कहाँ अवेलेबल नहीं होते? आपने देखा होगा नो हेल्थ सर्विस, नो हेल्थ सर्विस इन रूरल एरिया। भाई रूरल एरिया में तो हेल्थ सर्विस होता नहीं है, जो होते भी हैं तो डॉक्टर वहां आते नहीं है। दूसरा, मैन पावर क्राइसिस, वही डॉक्टर की कमी है, आप लिख सकते हैं मैन पावर क्राइसिस, क्योंकि गांव में पहुंचते ही नहीं है। मैन पावर क्राइसिस इन रूरल एरिया लिख सकते हैं, एरिया। तीसरा, इंटर स्टेट वेरिएशन है। इंटर स्टेट वेरिएशन है। इंटर स्टेट वेरिएशन क्यों है? अगर देखेंगे इंटर स्टेट वेरिएशन ये है कि केरला में करीबन
केरला में करीबन 65,000 डॉक्टर हैं, 65,000 प्लस डॉक्टर हैं। वहीं आप झारखंड में देखेंगे तो मात्र 6,000 डॉक्टर हैं। तो आप वेरिएशन दिखा सकते हैं कि हर स्टेट में, भले कोई स्टेट कितना भी बड़ा कितना भी छोटा है, लेकिन वहाँ पे इंटर स्टेट वेरिएशन है। क्यों ये इंटर स्टेट वेरिएशन क्यों है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि हेल्थ जो है वो एक यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट। तो इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे अभी। जो ये मैं सब्जेक्ट वाला बता रहा हूँ, ये अभी गवर्नेंस वाला जब हम पढ़ेंगे ना आगे, हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गवर्नेंस ही आएगा। इसमें अवेलेबिलिटी हमने पढ़ लिया, एसेसिबिलिटी पढ़ लिया, अफोर्डेबिलिटी पढ़ दिया। अब हमारा जो चौथा चैलेंज है वो हम गवर्नेंस का ही लिखेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो गवर्नेंस में ही प्रॉब्लम है ना, गवर्नेंस की प्रॉब्लम। तो गवर्नेंस में क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला तो ये लिख देंगे स्टेट सब्जेक्ट है भाई। अगर ये सेंट्रल सब्जेक्ट होता तो गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट ऊपर से कोई चीज बनाती और नीचे तक अप्लाई होती। अब स्टेट सब्जेक्ट है तो हर स्टेट अपनी तरफ से कुछ अलग ही करने की कोशिश करता है, तो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज भी नहीं है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये लिख सकते हैं गवर्नेंस इशू में कि ये जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरा, अब स्टेट सब्जेक्ट है तो कोई सिंगल रेगुलेटर नहीं है। आप लिख सकते हैं नो सिंगुलर रेगुलेटर, जो सब देख सके कि हेल्थ हॉस्पिटल सही काम कर रहे हैं, डॉक्टर सही काम कर रहे हैं। तीसरा, अब ये स्टेट सब्जेक्ट है तो एडुकेट फंडिंग नहीं हो पाती। स्टेट के पास इतना पैसा थोड़ी है कि वो इनको फंड कर पाए, इतना नहीं है, जितना है उतने से काम चला रहा है वो। अगर सेंट्रल लिस्ट में होता तो बहुत ज्यादा पैसा होता है सेंटर के पास। तो चौथा, अब ये पुअर कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है? पुअर कोऑर्डिनेशन इन मिनिस्ट्री। आपने देखा है इतनी सारी मिनिस्ट्री हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो एक होती है मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। ये तीनों में कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जबकि इनका काम सबका एक ही है। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का काम भी यही है क्योंकि वो वैक्सीन लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो है ही, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एरिया जो गांव गांव में जाके लगाएगी। अगर इन सब मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो तो ये प्रॉब्लम हो ही ना। तो ये भी लिख सकते हैं। भाई देखिए, मैं यहाँ जो पॉइंट समझा रहा हूँ वो यूपीएससी लेवल के पॉइंट है। अगर आप चाहें तो आप अपने पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, तो मैं देख लूंगा उनको भी कैसे लिखते हैं। एक तो होता है ना, आप ऐसे पॉइंट लिखें जो आप अपने डेली न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, जो करंट में आ रहे हैं, जो सिचुएशन बेस्ड हैं, जो आप उनको, जो पढ़ने वाला इंसान है उसको भी लगे कि 10th क्लास का बच्चा ऐसे नहीं लिख रहा है, एक ग्रेजुएट ऐसे लिख रहा है। तो आप वो चीज़ लिखिए जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है। अब स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, ये तो हमने पॉलिटी में पढ़ के आया ना, तो हम इसका यूज़ करते हैं। जो आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं उसका कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 में यूज़ करिए। जैसे इसका आपने हेल्थ सेक्टर में देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में कैसे करा, एपी सेंटर लेके आया मैं। एपी सेंटर, अब ये पेपर 1 का पार्ट है, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है उसको पता है कि एपी सेंटर किसे बोलते हैं, अर्थक्वेक का पार्ट है। अब ऊपर अगर पैराग्राफ ही कोई समझ गया होगा तो एपी सेंटर का मतलब भी समझ गया होगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री का भी अगर कुछ पार्ट आपको लगता है ना कि हेल्थ सेक्टर से अच्छा होना चाहिए, तो आप हिस्ट्री को भी जोड़ दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि पुराने ज़माने में आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा जोर होता था, उसके बारे में लिखिए। और ऋग्वेदा, इन सब के बारे में भी हेल्थ सेक्टर का डिस्कस किया गया, तो आप वो सब लिख सकते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है उससे लिंक करके लिखिए। जो मैं बता रहा हूँ वो अलग तरीके से बता रहा हूँ एकदम। लेकिन आप जो मेरे ऐसे हैं उसमें आप एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि मेरा थीम हमेशा यही होता है कि हमें कैसे लिखना है, सारे एस्पेक्ट कवर करना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नेंस। तो मैं वही लिख रहा हूँ, इसमें भी मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है। केवल जो नॉर्मल चीज़ है उनको मैंने लिख दिया है। डॉक्टर की कमी हो रही है भाई, हॉस्पिटलों की कमी हो रही है, सर्विसेज नहीं मिल रही है, मैं कुछ नया थोड़ी लिख रहा हूँ। लेकिन लैंग्वेज लिखने का तरीका अलग है, टू द पॉइंट। तो ये हो गया हमारा पुअर कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई। इसके बाद क्या लिखेंगे? पुअर R&D। हमारे यहाँ भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अब आंसर लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा। दूसरा, हाँ, हम लोग जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम नहीं करते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे। ये एक अच्छा टॉपिक है, टॉपिक ही अपने आप में पता है। लेकिन आप लिख सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होता है। जैसे हमें पता है कि अभी आप कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमें पता था कि सेकंड वेव आनी चाहिए, तो हमें पहले से ही सबको वैक्सीन लगानी चाहिए थी ना, कि मास स्केल पे वैक्सीन लग रही है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। कोरोना से आने से पहले हमने सारा काम कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ हुआ क्यूरेटिव। जब कोरोना आ गया, सेकंड वेव आ गई, सब लोग परेशान हो गए, तब ये वैक्सीन का काम और तेज स्तर पे पहुंचा है। अब देखिए दोबारा सेकंड वेव खत्म हो गई, अब तो थोड़ा सा फिर स्लो हो गया, आपने देखा होगा। तो अब फिर हम यही काम कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो मेन प्रॉब्लम गवर्नेंस की तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दी। गवर्नेंस इतनी सारी प्रॉब्लम है गवर्नेंस रिलेटेड, तो आप अपने अच्छे हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं। इसके बाद अब लिख सकते हैं हम क्या क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। तो जो हमने ऊपर बुराइयां करनी है, नीचे अच्छाई करनी है। नीचे अच्छाई कैसे करनी है? सबसे पहले हमने बोला था हॉस्पिटल की कमी है, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि एक्सेसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल हेल्थ केयर।
हेल्थ केयर एक्सेसिबल होना चाहिए। इसमें भी लिख सकते हैं कि हेल्थ केयर, अगर किसी को और अंदर में जाना है कि केवल मात्र 10% जो ग्रेजुएट हैं, जो एमबीबीएस बनते हैं, वो पब्लिक हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हैं, तो हमें इनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोनस देना चाहिए या इन्हें कुछ इंसेंटिव करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल को ज्वाइन करें। पहला पॉइंट तो ये। फिर दूसरा, हमें लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करना चाहिए। लोकल बॉडी मतलब पंचायत को एम्पावर करना चाहिए। तीसरा, हमें कम्युनिटी अप्रोच करनी चाहिए। कम्युनिटी अप्रोच क्या, हमें एनजीओ की सहायता लेनी चाहिए, नए नए एनजीओ खोलने चाहिए ताकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सुधरे। और चौथा कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को इंसेंटिव दो ताकि वो थोड़ा कम चार्ज करें मरीजों से, तो उन्हें कुछ इंसेंटिव दो। तो ऐसे हम हेल्थ केयर को एसेसिबल बना सकते हैं। एसेसिबल मतलब सबके लिए बना सकते हैं। जो पहले डॉक्टरों की कमी थी, तो हमने ये पहले पॉइंट से प्रूव कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेजुएट हैं उनको फ़ायदा दो ताकि सब लोग वो हॉस्पिटल ज्वाइन करें सरकारी। फिर हमने लोकल बॉडी का भी एक एग्जाम्पल, भाई देखिए लोकल बॉडी का एग्जाम्पल जो पंचायती राज है उसका एग्जाम्पल तो आप हर किसी ऐसे में देख सकते हैं। भले वोमेन का केस आया तो हमने कह दिया पंचायती राज की हमें हेल्प चाहिए। अब पावर्टी हुआ तो भी हमने कह दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। अब तीसरा हमारा ये आ गया हेल्थ सेक्टर का, तो इसमें भी हमने पंचायती राज को जोड़ दिया। तो पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूलिएगा लोकल बॉडी। दूसरा, और हम क्या कर सकते हैं वे फॉर्ड में, दूसरा ट्रीटमेंट कॉस्ट। भाई इतना महंगा है हमारा ट्रीटमेंट, उसको हमें कम करना है, ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट में आप क्या लिखेंगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट में आप लिख सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, हमारी आयुष्मान भारत योजना चल रही है, उसे घर घर तक पहुंचाएं, उसको अच्छे तरीके से बनाएं। दूसरा, प्राइस को रेगुलेट करें, प्राइस जो है उसे फिक्स कर दें। अभी आपको पता है वैक्सीन के इतने लिए ड्रामा हो रहा था, इसी को आप लिखें। तीसरा, इंश्योरेंस को बढ़ाएं, इंश्योरेंस सबको प्रोवाइड कराएं, इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो ऐसे ट्रीटमेंट कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट कॉस्ट कैसे कम होगी, आयुष्मान भारत से इनको मुफ्त इलाज मिल जाएगा, प्राइस रेगुलेशन होगी तो सब लोगों को कुछ फिक्स प्राइस पे सारी दवाइयां मिलने लगी, इंश्योरेंस, तो सबकी जेब से पैसा खर्च कम होगा। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट को हम ऐसे कम कर सकते हैं। तीसरा, हमने गवर्नेंस की बहुत बुराई करी थी, तो अब गवर्नेंस को भी हम थोड़ा सा कह देते हैं कि गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या अच्छा होना चाहिए, गवर्नेंस के क्षेत्र में भी हम बता देते हैं। तो गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या होना चाहिए कि हमें बॉटल नेक्स, जो भी प्रॉब्लम है उनको कम करना चाहिए, बॉटल नेक्स हेल्थ केयर सेक्टर में कम करने चाहिए। दूसरा, हमें बजट बढ़ाना चाहिए, मात्र हम 1% भी नहीं खर्च करते हैं तो करीबन हमें 2.5% तो खर्च करना चाहिए अपनी जीडीपी का इस पे, क्या कहते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर पे। तीसरा, पीपीपी मॉडल फॉलो करें। पीपीपी मॉडल तो आपने सबने बना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको फॉलो करें, सरकार और प्राइवेट मिलके काम कराए। और चौथा, हाँ, डेडिकेटेड एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए, डेडिकेटेड इमरजेंसी। अभी एम्बुलेंस बुलानी होती है तो भी हम 112 ही कॉल करते हैं यूपी वाले कुछ भी सुविधा चाहिए होती है तो हम एक ही नंबर मिलाते हैं, पुलिस चाहिए, फायरमैन चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, डेडिकेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे 911 यूएसए में ये है सीधे एम्बुलेंस के लिए। यूके में आप जाते हैं तो वहाँ शायद 999 करके इस पे मिलाइए तो आ जाता है। तो ऐसे इंडिया में भी एक डेडिकेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ वे फॉरवर्ड दे सकते हैं, तो ऐसे आपका पूरा एस्से तैयार हो जाता है। देखिए हमने इतना सारा इसमें डिस्कस कर लिया है कि ज़्यादा ही एक्सेस में डिस्कस कर लिया था ना, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चक्कर क्या है, मैं इसलिए इतना सारा डिस्कस करा कि किसी बच्चे को कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा, किसी बच्चे को कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा, और जब तक आप एग्जाम में पहुंचेंगे आप आधे पॉइंट भूल चुके होंगे। तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस करा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए। तो ये आज का पूरा एस्से था अपना हेल्थ केयर सेक्टर पर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट्स एक ही जगह मिल गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। और जिसको लगता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो या बुरा पढ़ा रहे हो या जो भी पढ़ा रहे हो, तो आप नीचे बेधड़क होकर बिना घबराए नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि सर आपकी ये गलती है, आप ऐसे मत पढ़ाइए, आप ऐसे पढ़ाइए। ठीक है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन जब तक मेरे को भरा हुआ मिलेगा, आपकी राय मिलेगी, तभी मैं ये लेक्चर बनाने में मुझे भी इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं आपको सिंपल बोलूँ, मात्र 400-500 लोग देखते हैं, मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, तो कम से कम वो लोग तो रिस्पॉन्स करें। मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। मैं अब ये भी नहीं कि 1000 व्यूज़ या 5000 व्यूज़ चाहिए, नहीं, 500 लोग भी देख रहे हैं काफ़ी है, लेकिन वो 500 बच्चे जो देख रहे हैं वो कम से कम मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी राय तो दें। अरे राय नहीं तो कम से कम ये तो बताएं कि सर अब अगला टॉपिक ये पढ़ाइए या ये नहीं पढ़ाइए। आज का जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, आप सब लोग अपनी राय भी बताएंगे और एपी सेंटर के बारे में बताएंगे, दो चीज़ तो एक हो गई। देखिए अब ये जो मैंने डिस्कस करा है इससे, ये मैंने डिस्कस करा हेल्थ केयर सेक्टर पे, तो लेकिन अभी कोविड से रिलेटेड नहीं करा। एक मैं चाहता हूँ कि कोविड रिलेटेड भी आपको एक थोड़ा दे दूँ,
कोविड से, क्योंकि इस बार कोविड हुआ है तो कोविड के थ्रू पूछ सकता है कि हेल्थ केयर का कोविड पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो मैं उसको भी कवर करूंगा। अभी मैंने ब्रॉड हेल्थ केयर सेक्टर बताया। आप चाहें तो जो मैं अगला ऐसे डिस्कस करने वाला हूं उसको आप लिख सकते हैं, फिर आप मेरे से कल मिलाइएगा कि मैंने उसे कैसे डिस्कस करा और आपने कैसे लिखा है। तो जो अब सब बच्चों को जो ऐसे लिखना है अपना एग्जाम मतलब प्रैक्टिस करनी है, वो मैं लिख देता हूं। तो ये है इंडियाज एफर्ट टू फाइट द वायरल कोरोना वायरस डिजीज आउटब्रेक। तो आज का ऐसे आपको इस पे लिखना है, मतलब इसको आपको लिखना है कोरोना वायरस को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। इसको आप अपने लिखिएगा, मेरे को डीएम कीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप सबको पता है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल क्या है, शिवम_त्यागी_ST। मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे को सीधे डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या लिख रहे हो। और वैसे तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगा, तो बस आप अपना कंपेयर कीजिएगा कि हमने ऐसे लिखा था और सर ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने नए बच्चे हैं प्लीज लाइक शेयर कर सकते हैं आप स्टडी फंडा को। हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप विश्वास मानिए। सुबह आपको प्रवीण सर, शाम को आपको लेक्चर देते हैं, एक बढ़िया सा पूरी मैपिंग उन्होंने कंप्लीट करा दी है। आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। तो आपका इतना तो होता है कि आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी ना करें, चलिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ करिए, आप लोगों की मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। सो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा प्लीज़। रिक्वेस्ट टू एवरीवन। तो टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।